हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हेल्थ प्रोविजंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में फैक्ट्रीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, अप्रूवल को पढ़ा था, फिर हमने इंस्पेक्टिंग स्टाफ को, देन सर्टिफाइंग सर्जन, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज़ क्या होती है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हेल्थ प्रोविजंस। वर्कर्स की हेल्थ के लिए ऑक्यूपायर क्या क्या अरेंजमेंट करेगा, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्रीज़ एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक के सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, अलग अलग सेक्शंस में इनको डिवाइड किया है। हेल्थ के जो प्रोविजंस हैं उनको सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 चैप्टर नंबर 3 ऑफ फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, इन प्रोविजंस को बनाने के पीछे इंटेंशन ये है कि ऑक्यूपायर अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, ऐसी कोई कंडीशन में उनसे काम ना करवा सके जो कि उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यानी लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, पानी पीने के लिए ड्रिंकेबल वाटर नहीं है उनके पास में, डस्ट ऑफ ह्यूम इनहेल कर रहे हैं, उसकी प्रिवेंशन का आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, ओवर क्राउडिंग है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वर्किंग कंडीशन में आपके जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, पड़ सकता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवाना जो उनकी हेल्थ के लिए सूटेबल हो, जिससे उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसी कंडीशंस उनको प्रोवाइड करवाना, इन प्रोविजंस को बनाने के पीछे इंटेंशन ये था। तो अगर कोई ऑक्यूपायर ऐसा है जो अपने वर्कर्स के हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है और अगर उनकी हेल्थ मतलब अगर वर्कर्स मेंटली फिजिकली अनहेल्दी हो जाते हैं, हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है उनके, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है कि वो उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए जो बिल्कुल फ्री हो इन्फेक्शन से, इनसैनिटेशन से, डस्ट से, फ्यूम से, ओवर क्राउडिंग से, और बिल्कुल क्लीन और हेल्दी होना चाहिए, जिससे वो अगर वर्कर्स हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है उनके हेल्थ के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इंश्योर करना। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, सेक्शन नंबर 11, क्लीनलीनेस के जो बारे में जो सेक्शन बात करता है। ये सेक्शन ये कहता है कि आपको अपने फैक्ट्री में, यानी आपका जो प्रीमाइस है वहाँ पे सफाई रखनी चाहिए। अगर किसी तरह का एफ्लूविया कोई स्मेल आती है किसी ड्रेन से, किसी न्यूसेंस से, तो एनवायरनमेंट को स्मेल से फ्री करवाना ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। इसके अलावा अगर किसी फ्लोर पे, किसी बेंच पे, वर्करूम में जो बेंचेस रखी होती है या स्टेयर केसेस पे कचरा इकट्ठा हो गया, तो उस कचरे को हटाना ये काम ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर किसी जगह, फैक्ट्री में किसी जगह पे पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे ड्रेनिंग की व्यवस्था करवाना, ये भी ड्यूटी है। इसके अलावा जो वॉशेबल वाटर पेंट्स आपने यूज़ किए दीवारों को पेंट करने में, सीलिंग को पेंट करने में, तो जिन फैक्ट्रीज़ में वॉशेबल वाटर पेंट्स को यूज़ किया जाता है वहाँ पे उन दीवारों को, उन सीलिंग को हर 6 महीने में, हर 6 मंथ्स में उन्हें वॉश करवाना और हर 3 साल में उन्हें रीपेंट करवाना ज़रूरी है। और जहाँ पे आपने वॉशेबल वाटर पेंट्स को यूज़ नहीं किया, किसी दूसरे पेंट को यूज़ किया, वहाँ पे हर 5 साल में आप रीपेंट करवाएंगे। और इसके अलावा हर 14 मंथ्स में उन्हें वॉश किया जाना ज़रूरी है। आपका जो फ्लोर है, यानी फैक्ट्री के जो फ्लोर्स होते हैं, उनको हर 7 दिन में इन्फेक्टेंट के साथ साफ़ करवाना ज़रूरी होता है। जो खिड़कियाँ, जो दरवाजे या फिर कोई ऐसा वुडन या मेटेलिक फ्रेमवर्क बना हुआ है, कोई फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो उन्हें वार्निश करवाना, उन्हें रीपेंट करवाना हर 5 साल में ज़रूरी होता है। ठीक है, ये क्लीनलीनेस के बारे में रूल्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई फैक्ट्री ऐसी है जो इन प्रोविजंस को पूरा नहीं कर सकती है, इम्पॉसिबल है उनके लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें इन क्लीनलीनेस के प्रोविजन से फ्री कर सकती है और दूसरा कोई अल्टरनेट मेथड बता सकती है क्लीनलीनेस को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, सेक्शन 12 जिसकी बात करता है। वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट की हम बात करते हैं, एफ्लुएंट्स यानी लिक्विड वेस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा या कोई लिक्विड वेस्ट निकलेगा, उसके डिस्पोजल की पूरी फैसिलिटी, मतलब पूरी अरेंजमेंट करनी ज़रूरी है। और इसके अलावा इन वेस्ट को ऐसी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, या तो उनको डिस्पोज कर दो या तो ऐसी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जो कि एनवायरनमेंट के लिए और वर्कर्स की हेल्थ के लिए कोई हार्मफुल ना हो, उनकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटिलेशन की, टेम्परेचर की। तो ये ज़रूरी होता है वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था करना, टेम्परेचर की अच्छी व्यवस्था करना। ठीक है, एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर की सर्कुलेशन से आप अच्छा वेंटिलेशन मेंटेन रखेंगे। टेम्परेचर को एक अच्छा लेवल होना चाहिए टेम्परेचर का, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाई टेम्परेचर आपके वर्कर्स की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर कहीं ज़रूरी होता है हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो ऐसी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, उसको फैक्ट्री के दूसरे पार्ट से सेपरेट रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। इसके अलावा जो दीवारें हैं, जो रूफ़ है,
वो आप इस डिज़ाइन से बनाएंगे, उस मटेरियल से बनवाएंगे जो कि टेम्परेचर को लो रख सकें, क्योंकि जनरली फैक्ट्रीज़ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश की जाती है टेम्परेचर को लो रखने के लिए। तो लो रखने के लिए आपको अपनी दीवारें उस हिसाब से डिज़ाइन करनी होगी, अपनी रूफ को उस हिसाब से डिज़ाइन उस मटीरियल से बनवाना होगा कि वो टेम्परेचर को लो रख सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डस्ट एंड फ्यूम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो कचरा निकलता है, जो फ्यूम यानी जो धुआं निकलता है, वो आपके वर्कर्स की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर ये फ्यूम या डस्ट वो इनहेल कर लेंगे तो उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला अरेंजमेंट आप ये करेंगे कि आप इनके इस धुएं के और इस डस्ट के इनहेलेशन को प्रिवेंट करने के लिए कोई अच्छा सा अरेंजमेंट करेंगे। अगर आपने मास्क के लिए कोई अरेंजमेंट कर दिया तो ये भी सूटेबल है, यानी वो जो धुआं, वो जो कचरा निकल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, वो वर्कर्स इनहेल ना करे, इसके लिए आप कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 2, इसके अलावा जो पॉइंट होते हैं ऐसे ओरिजिन पॉइंट जहाँ से डस्ट और फ्यूम ओरिजिन हो रहा है, उस पॉइंट पे एक्सहोस्ट अप्लायंसेस लगा देंगे। ठीक है, और ताकि जो अंदर की डस्ट है, जो फ्यूम है, वो वर्कर्स इनहेल ना करे, वो बाहर चली जाए, या ताकि वो आपके एनवायरनमेंट को, आपकी कंडीशंस को ख़राब ना करे, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी को, यानी जो नमी होती है हवा में, उसको आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, और ये ज़रूरी होता है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ क्या क्या नियम बने हुए हैं। पहली बात तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के रिगार्ड में इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं वो बनाती है। सबसे पहला वो ये डिसाइड करेगी कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के, किस लेवल तक हम ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, हम कौन सी मेथड से, कौन से इक्विपमेंट से बढ़ाएंगे, ये भी डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 3, इसके अलावा वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब टेस्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी को डिटरमिन करते हैं, उन टेस्ट को डायरेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आपको कोई ऐसे मेथड अडॉप्ट करने के लिए कह सकती है जो कि वेंटिलेशन और कूलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर क्राउडिंग की। ओवर क्राउडिंग यानी अगर थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं तो ये वो अपने वर्कर्स कंफर्टेबली काम नहीं कर पाते। इसके अलावा ये ओवर क्राउडिंग उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इस रिगार्ड में वो रूल्स बना सकती है कि मैक्सिमम कितने वर्कर्स हैं जो कि एक वर्क रूम में काम कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ कितने वर्कर्स एक साथ काम कर सकते हैं, प्लस जो वर्कर्स हैं उनके लिए मिनिमम कितना स्पेस एक फैक्ट्री में जब वो काम कर रहे होते हैं, कितना स्पेस उन्हें मिलना ज़रूरी होता है। तो इस रिगार्ड में रूल्स में थोड़ा सा डिफ्रेंसीशन है। वो ये है कि जब ये एक्ट बना था उससे पहले जो कंपनीज़, मतलब जो फैक्ट्रीज़ बन चुकी थी, उन फैक्ट्रीज़ के लिए अलग है, और इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो फैक्ट्रीज़ बनी थी उनके लिए अलग है। इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो फैक्ट्रीज़ बनी थी उन फैक्ट्रीज़ में एक वर्कर को मिनिमम कितना 9.9 क्यूबिक मीटर स्पेस मिलना ज़रूरी है, और जो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद फैक्ट्रीज़ बनी है उन फैक्ट्रीज़ में रूल्स ये है कि वहाँ पे एक वर्कर को मिनिमम 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट, चीफ इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन पे आता है तो वो किसी वर्क रूम के बाहर ऐसा कोई नोटिस पेस्ट कर सकता है जहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकता है कि इस वर्क रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड क्या होगा, मतलब कितने मैक्सिमम वर्कर्स इस रूम में काम कर पाएंगे, ये चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई कर सकता है। इसके अलावा चीफ इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री को इस प्रोविज़न से फ्री भी कर सकता है, एग्जेम्प्ट भी कर सकता है। ये पावर होता है चीफ इंस्पेक्टर के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटिंग की। लाइटिंग की अच्छी फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छे अरेंजमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। स्टेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकती है कि सफिशिएंट और सूटेबल लाइटिंग के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स आपको करने होंगे, सफिशिएंट लाइटिंग क्या है और सूटेबल लाइटिंग क्या है, उनके स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए हर एक जगह पे, ऐसी सारी जगह जहाँ पे आपके वर्कर काम करते हैं, जहाँ से आपके वर्कर पास करते हैं, जहाँ से गुजरते हैं, तो उन सब जगह पे अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा कोई अगर आपकी आंखों पे स्ट्रेन डालने वाला, आपके आंखों पे जोर डालने वाला, या आपकी हेल्थ पे, वर्कर्स की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला ऐसा कोई ग्लेयर है, कोई चमक आती है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ शेडो है, ठीक है, तो उसके प्रिवेंशन के भी अरेंजमेंट करना ये काम किसका होता है, ऑक्यूपायर का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की फैसिलिटी, उनका अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप टैप्स लगवा सकते हैं, कैंस रखवा सकते हैं, ठीक है, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ये अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो इस रिगार्ड में क्या क्या रूल्स बने हैं, सबसे पहला इफेक्टिव अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है पीने के पानी के लिए। एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी, 5th यानी आज आपका जो सेक्शन 15 है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में, कि ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आप जो पानी यूज़ करेंगे
वो कंपल्सरीली पानी पब्लिक सप्लाई से ही आना चाहिए या फिर ऐसे किसी सोर्स से आना चाहिए जहाँ से आपको ड्रिंकेबल वाटर मिल सके, ठीक है। साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए और यूज़ करने से पहले, ह्यूमिडिफिकेशन में पानी को यूज़ करने से पहले आप उस पानी को प्योरीफाई करेंगे। ये रूल बना हुआ है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। अब हम पढ़ रहे थे ड्रिंकिंग वाटर को। इस रिगार्ड में एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि जिन जिन पॉइंट्स पे आपने सप्लाई किया है, पानी की सप्लाई की अरेंजमेंट की है, वहाँ मार्क कर देंगे ये ड्रिंकेबल वाटर की सप्लाई यहाँ हो रही है। इसके अलावा उस लैंग्वेज में मार्क किया जाएगा जिस लैंग्वेज को मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स समझ सके। अगर आपके वर्कर्स को इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी आती है तो आप जो मार्क करेंगे वो हिंदी में ही करेंगे। वहाँ पे आप जिस वर्ड में लिखेंगे, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ पे जो नोट लगाएंगे वो कौन सी लैंग्वेज में लगाएंगे, जिस लैंग्वेज को मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स समझ सके। नेक्स्ट, इसके अलावा ये पॉइंट्स यानी आपके ड्रिंकिंग वाटर के जो पॉइंट्स होते हैं वो टॉयलेट से, यूरिनल से, लेट्रिन से, ओपन ड्रेन से, स्पिटून से, ये सब जगह से 6 मीटर्स, मिनिमम 6 मीटर्स की दूरी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपके फैक्ट्री में 250 वर्कर्स या इससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो गर्मी के मौसम में, हॉट वेदर में कूल वाटर की फैसिलिटी करवाना, ठंडे पानी की व्यवस्था करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लेट्रिन्स और यूरिनल्स। आपके फैक्ट्री में जितने वर्कर्स काम करते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स के हिसाब से नंबर ऑफ़ यूरिनल्स और लेट्रिन्स डिसाइड करना ज़रूरी है। मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ़ यूरिनल्स और लेट्रिन्स होने ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन यूरिनल और टॉयलेट, नंबर ऑफ़ यूरिनल टॉयलेट 1 और 2 है, तो ये सफिशिएंट नहीं कहलाएगा। सफिशिएंट टॉयलेट्स और यूरिनल्स का होना ज़रूरी होता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ़ यूरिनल्स और टॉयलेट्स आपकी फैक्ट्री में होने ज़रूरी है। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स के लिए सफिशिएंट टॉयलेट्स होने चाहिए, अलग अलग सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, एनक्लोज टॉयलेट्स होने चाहिए। देन ये बिल्कुल लाइटेड, वेंटिलेटेड होने चाहिए, अंधेरे में टॉयलेट्स नहीं होंगे। प्लस अगर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो स्मेल आती रहेगी, तो वेंटिलेशन की, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें साफ़ सुथरा रखा होना चाहिए। उसके लिए स्वीपर्स का अरेंजमेंट करना भी ज़रूरी है। सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्वीपर्स भी होने चाहिए टॉयलेट्स को, लेट्रिन्स को, यूरिनल्स को साफ़ करने के लिए, और ये लेट्रिन्स और यूरिनल्स एक्सेसिबल होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिटून्स की, यानी जो पीकदान होते हैं जहाँ पे वर्कर्स स्पिट करते हैं, थूकते हैं। स्पिटून्स की व्यवस्था करवानी भी ज़रूरी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी फैक्ट्री में स्पिटून्स होते हैं तो वर्कर्स स्पिटून्स के अलावा कहीं बाहर स्पिट नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं। अगर थूकेंगे तो ऐसे नोटिस लगे होते हैं फैक्ट्रीज़ में कि स्पिटून्स कहाँ कहाँ रखे गए हैं, वो लोकेशन उस जगह को बता दिया जाता है। और वो लोग जो स्पिटून्स को यूज़ नहीं करेंगे, बाहर स्पिट करेंगे, उनके लिए क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है, ये उस नोटिस में क्लियरली लिखी होती है। और ये जो पेनल्टी होती है 5 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। वर्कर से आप इस चीज़ के लिए, स्पिटून से बाहर स्पिट करने के लिए 5 रुपये से ज़्यादा पेनल्टी उन पर नहीं लगा सकते, ओके। और ये स्पिटून्स बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और हाइजीनिक कंडीशन में होने चाहिए। देन इसके अलावा स्पिटून्स का जो मैंने आपको बता दिया, नोटिस होना चाहिए, पेनल्टी आप 5 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है नंबर ऑफ़ स्पिटून्स क्या होगा, लोकेशन ऑफ स्पिटून्स क्या होगा, इसके बारे में डिसीजन ले सकती है। आई होप आपको हेल्थ के जो प्रोविजंस है क्लियर हो चुके हैं। क्लीनलीनेस, ये सेक्शन के साथ आपको याद करना है कि कौन से सेक्शन में कौन से प्रोविज़न को स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ्टी के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।